एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, एंड क्लाइंट को उसका नुकसान हो, यानी कि सबका हमने इंटरेस्ट माइंड में रखना है. क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एक्ट इन अ मैनर दैट is in the best interest of their client and employer consistent with the public interest. कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसे मैनर में एक्ट करे कि वो क्लाइंट और एम्प्लॉयर दोनों का बेनिफिट सोचे और एज वेल एज पब्लिक इंटरेस्ट को भी माइंड में रखे. Then third is product. Software engineers shall ensure that their product and related modification meets the highest professional standard possible. कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये मेक श्योर करे कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो उस प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं वैसे होने चाहिए. फॉर एग्जांपल जो हम प्रोडक्ट बनाने लगे, जो उसके हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट बने, यानी कि लो लेवल प्रोडक्ट किसी सूरत भी ना हो, यानी कि वो इस टाइप की हो जो उसके हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करे, मार्केट नीड्स को मीट करे, और जितनी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से compete कर सके. Then judgment. Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment. कि वो क्या करे कि integrity and independence जो है उसको वो मेंटेन करे, यानी कि कोई डाटा है उसके साथ कोई और डाटा एडअप ना हो, किसी भी डाटा की, किसी इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी जो है वो रहे, यानी कि उसके साथ कोई और चीज एडअप ना हो, और उसकी इंडिपेंडेंस भी वो अपने माइंड में रखे. फिर मैनेजमेंट है, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स हैं वो एथिकल अप्रोच को क्या करें, वो उसे सब्सक्राइब करें और उसे प्रमोट करें, ताकि जितनी डेवलपमेंट टीम है, मेंटेनेंस टीम है, वो सारी चीज़ों उसको अडॉप्ट करें. इसके अलावा प्रोफेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एडवांस द इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन. सपोर्टिव भी हों, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी कुली को जो उनकी ज़रूरत है उसको सपोर्ट भी करें, और उनके साथ सारे फेयर डिसीजन लें, फेयर उनके साथ काम करें, ताकि किसी को भी उसमें कोई नुकसान ना हो. नॉर्मली सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने कुलीग्स के साथ फेयर नहीं होते, वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करते. Then the eighth one is self. Software engineer shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession. वो सेल्फ लर्निंग जो है, लॉन्ग लाइफ लर्निंग जो है वो लाजमी उसकी रहे, इसलिए कि जो भी हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जब जुड़ते हैं तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जाती है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लाजमी है कि वो सेल्फ लर्निंग पे भी काम करता रहे और एथिकल अप्रोचेस जो हैं उनको प्रैक्टिस में लाता रहे, ताकि कोई भी उसे जो अप टू डेट सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, जो क्राइम रेशोज बढ़ रहे हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं, वो सारे उसके माइंड में हो, सारी चीज़ों का उसे पता हो. अच्छा, एथिकल डिलेमास क्या है, वो कहता है डिसएग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विद द पॉलिसीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. Your employee act in an unethical way and releases a safety critical system without finishing the testing of the system. Participation in the development of military weapon system or nuclear system. अच्छा, जो एथिकल डिलेमास हैं वो सबसे बड़े इश्यूज क्या है हमें, कि हम क्या करते हैं, वो कहता है कि जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं सीनियर मैनेजमेंट के, उससे डिसएग्री करते हुए हम कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, वो एक एथिकल डिलेमा होगा. या जो एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो क्या करता है अनइथिकली, एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो कहता है उसकी टेस्टिंग के बगैर ही उसको रिलीज कर देता है. ये भी बड़े इश्यूज हैं कि सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स को नॉर्मली, जो हमारे पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, बहुत सारी कार कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तो होता है मगर उसकी प्रॉपर है उसकी टेस्टिंग नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं. और सबसे एक और मेजर जो हमारे पास एथिकल डिलेमा है वो क्या है, वो कहता है कि मिलिट्री वेपन सिस्टम या न्यूक्लियर सिस्टम में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, इनके आपको अलाउ नहीं है और आप ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी एक एथिकल डिलेमा है.
As a difference between software engineer and computer science. अच्छा, computer science और software engineering में जो basic difference है वो क्या है? मतलब computer science is concerned with theory and fundamental. Software engineering is concerned with the practicalities of developing and delivering useful software. अच्छा, कंप्यूटर साइंस क्या है? बेसिकली ये थ्योरी और फंडामेंटल्स के साथ कंसर्न करती है, यानी कि फंडामेंटल्स आपको सिखा दिए, प्रोग्राम करना सिखा दिया, थ्योरी सिखा दी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या सिखाती है कि जितनी चीज़ें आपने कंप्यूटर साइंस में सीखी हैं उन्हें प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है, उन्हें प्रैक्टिकलिटीज़ में कैसे लेके आना है, और कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, डिलीवर करना है। ठीक है, यानी कि एक यूजफुल सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है और डिलीवर करना है, ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स बताते हैं। With the computer science, theories are currently insufficient to act as a complete underpinning for software इंजीनियरिंग। जो कंप्यूटर साइंस की जो करंट थ्योरीज हैं ये बेसिकली इनसफिशिएंट हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट उस टर्म्स को वो डिफाइन कर सके। डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में वो क्या है, वो कहता है सिस्टम इंजीनियरिंग इन कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम development including hardware, software and process engineering. Software engineering is part of this process. While system engineering are involved in system specification, architectural design, integration and deployment. अब जो सिस्टम इंजीनियरिंग है ये क्या है? ये तमाम एस्पेक्ट जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की डेवलपमेंट के हैं, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन सब से वो कंसर्न करता है। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक पार्ट है सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस का। ठीक है, जो सिस्टम इंजीनियरिंग है इसमें स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है, आर्किटेक्चरल डिजाइन भी आ गया, हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गई और डेवलपमेंट भी आ गई। यानी कि एज अ होल पार्ट वो क्या है? वो सिस्टम इंजीनियरिंग है, जिसका एक छोटा सा पार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इस पे किसी को कंफ्यूजन? ये हमारे की पॉइंट्स हैं सारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करें। सर ये हमने याद करने हैं, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही मुझे। हमें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थ्योरी लग रही है अभी। हाँ जी, सर आवाज सॉफ्टवेयर आपकी कट। इंजीनियरिंग में प्लीज इनको थ्योरी लग याद रही है करना अभी है तो। या सिर्फ हमारी एक कोई अंडरस्टैंडिंग बंदा के बोलो, लिए? आप जब दो बोलते हो ना तो आवाज मर्ज हो जाती है। हाँ जी, अब रोल नंबर 20। सर ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है या हमने इसको याद भी करना है? ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये 8 कोड ऑफ एथिक्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये थ्योरी एज इट इज याद नहीं करनी, मगर आपको जब आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है, कैसे काम कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। ठीक है, रटलाइजेशन नहीं करनी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई और क्वेश्चन? नो सर। किसी को क्वेश्चन नहीं है? नो सर। सर क्वेश्चन की पॉइंट है, ये नहीं समझ आया। हाँ जी, क्या चीज? सर ये जो फोर्थ की पॉइंट है ना, ये नहीं मुझे समझ आया। मेथड्स आर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर। ये वाले जो इश्यूज हैं इस वजह से आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते। सर आप ये वाले जो इश्यूज जी हैं ना, सर आप ऑफिशियल मेल से अलाउ करें सर इन्हें। तो इसलिए जो नेक्स्ट टाइम जो भी हमारी क्लास सर ये कोई शहजाद है कोई? वट एवर जो भी है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये आप वो लोग जो हैं वो अपना बता रहे होते हैं कि हम कैसे घर से हैं, इससे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि नेक्स्ट टाइम जो हमारी क्लास होगी ऑफिशियल ईमेल से आप आएंगे। ऑफिशियल ईमेल से जो नहीं आता उसको मैं अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में वैसे हमारा फिजिकल है, तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने ऑफिशियल ईमेल मेक श्योर कर लेने हैं कि आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलते नेक्स्ट टाइम मेरी क्लास में एटलीस्ट मैं आप लोगों को अलाउ नहीं करूँगा।
क्योंकि हर क्लास में ये कंप्लेंट्स हैं और मैनेजमेंट की तरफ से भी हमें ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल ईमेल से नहीं आते आप उन्हें अलाउ ना करें। अच्छा, ये हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है। ये आप लोगों ने लेक्चर जो है ये उसमें देखा था, इसकी वीडियोस। ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो वीडियो में नहीं थी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली ये कोहेरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ थी जिसमें स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम आती है। ठीक है, इसकी जो कोर बेसिक 4 हमारे पास चीज़ें होती हैं: स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन। ये बेसिक 4 पार्ट्स हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, इनकी जो बाकी इसकी डिस्कशन थी ये हमारी उस वीडियो में भी थी और कुछ जो रह गई थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है। इसमें हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन, देन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। जो पहली है स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम राइटिंग करते हैं। जो चीज़ हम बनाने लगे हैं उसकी हम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो लिखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं, डिज़ाइन करते हैं हम। डिज़ाइनिंग के बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग की तरफ जाते हैं और उसके बाद हम टेस्टिंग की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मेजर प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो क्या है? ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक देखेंगे उनमें ही है। अब इसमें हमें सारा थीम समझ आता जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हमें ज़रूरत है वो बेसिकली इसलिए पड़ती है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जांपल किसी ने डिफाइन की हैं। कोई एक कस्टमर आके कहता है कि उसने एक स्विंग बनाना है, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन बताता है, उसके मुताबिक वो बनाता है, तो इस तरह की बन जाती है। फिर जो वो इसे अंडरस्टूड ऐसे करता है कि 3 जो हैं वो उसमें क्या हैं, रॉप्स हैं जिसके साथ कोई एक झूला है। अब प्रॉब्लम जो पहले सॉल्व किया गया था वो ऐसे किया गया था कि वो झूला फॉर एग्जांपल ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जो स्विंग है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। अब जो सॉल्व करना है उन्होंने क्या किया कि वो साइड से सर रख के ऐसे दरख्त दरमियान में आ गया उस स्विंग के। और जब वो डीबगिंग करने लगे, जब बग्स को रिमूव किया तो उन्होंने पता चला अच्छा ये जो दरख्त है ये दरमियान में आ गया है। वो क्या करते हैं, दरख्त काट के उसको हवा में कर देते हैं। अब जो मार्केट किया जाता है, मार्केट ऐसे किया जाता है कि वो बताते हैं कि ये एक बहुत हाई फाई चीज़ है, बहुत आउटस्टैंडिंग सी चीज़ है। और फिर जो इनफैक्ट यूज़र को चाहिए होता है वो लास्ट जो हमारे पास सिनेरियो है कि यूज़र ये चाह रहा था चीज़ और एक्चुअल में जो चीज़ बनी है वो कुछ और बनी है। फर्स्ट मिस्टर भी है साथ सभी लोग का। ये मैं वेट इसलिए किया कर लिया है कि मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ अभी ना प्रॉपर अपने आईटी टीम को, हमें पता चल जाएगा फोन। मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जाए और ना मैं चाहता हूँ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तुम लोगों की वजह से या मेरी वजह से। सर ये ऐसे बात नहीं आएंगे सर, काइंडली आप उन्हें अलाउ कर दें सर, हमें भी डिस्टरबेंस होगी, आप भी डिस्टर्ब होंगे। अच्छा चलें वापस हम ये वाली जो हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज थी हमारी वीडियो में थी, इसमें किसी को कंफ्यूजन था? कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस वगैरह में। सर इम्प्लीमेंटेशन और हाँ जी, इंटीग्रेशन, ये 2 पॉइंट्स बता दें। अच्छा मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ। सारे पॉइंट्स सर वैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इस और लेक्चर में इंटीग्रेशन। हैं। जी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास सारे पॉइंट्स को एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट जो है हमारे पास कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं,
ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसमें हम स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो डिजायर प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ हमने बनानी है, और वो हम क्या करते हैं, वो राइटिंग में हम चीज़ें लेके आते हैं स्पेसिफिकेशन में। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उन डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या सिस्टम जो ऑब्सलीट हो चुका है उसको स्टडी करते हैं, इंटरव्यूज़ यूज़र से करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, वो जो ओल्ड डेटाबेस हैं उनको रेफ़र करते हैं, और जो क्वेश्चन है इसके थ्रू हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। इसके बाद हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली क्या है कि ये जो चीज़ है ये मार्केट की नीड के मुताबिक है, फाइनेंशियली हमारे कस्टमर को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, और एक्सपर्ट ओपिनियंस इसमें होते हैं कि प्रोडक्ट बननी भी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। इसके बाद सिस्टम एनालिसिस है। हम सिस्टम को कम्प्लीटली एक रोड मैप पे हम उसे एनालाइज करते हैं, सिस्टम के बारे में कंप्लीट लर्निंग करते हैं, उसके बारे में हम ये चेक करते हैं कि ये सिस्टम कैसा बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे था, हमारे प्रॉब्लम्स क्या थे, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन जो है हमारे पास एक फॉर्मल बेसिकली क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा होता है, इसे हम मेटा डाटा कहते हैं। इसमें लॉजिकल डायग्राम्स हो सकती हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स हो सकती हैं, सूडो कोड्स हो सकते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा जो हमारी कोड को सपोर्ट करे। इसके बाद हम कोडिंग करते हैं, जो हम प्रोग्राम अपना लिखते हैं, हम कोशिश करते हैं एरर फ्री हम कोड लिखें। इसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। जो एस्टिमेटेड है वो है कि 50% जो टोटल कॉस्ट का हमने लगाना है किस पे, टेस्टिंग पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी बनेगी। ये डिपेंड करता है कौन सी हमारी प्रोडक्ट है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ये हमारी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सी है, और उसके मुताबिक हम चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली कि जो लाइब्रेरीज, जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं उनके साथ अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना है। जिस इन्वायरमेंट में हमने चलाना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट, जितने एक सॉफ्टवेयर जिस एक लैंग्वेज में बना हुआ है फॉर एग्जांपल, वो दूसरे किसी इंटरफेस के साथ जब मर्ज होगा उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है नेटबीन्स में, तो नेटबीन्स में फॉर एग्जांपल बनाया, उसे इंटीग्रेट हम किसी और चीज़ के साथ जब करने लगेंगे तो वहाँ पर हमें कोई इश्यूज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 8 में हमने चीज़ बनाई, विंडोज़ 10 के साथ इंटीग्रेट करने लगे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ कोई डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके बाद है डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन हम दो वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, एक कोडिंग के वक्त भी हम कोडिंग स्लैश इम्प्लीमेंटेशन, एक डिप्लॉयमेंट स्लैश इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन वो है हम यूजर एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करते हैं। एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया, यूजर एनवायरनमेंट में हम डिप्लॉय कर रहे हैं, यूजर को देने लगे कि अपने सिस्टम में आप इसे इंस्टॉल करो। यूजर को जब देने लगे इसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। कंफ्यूजन खत्म होगी इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन की? जी सर। अच्छा, इसके बाद है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हाँ, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाई है इसे हम ऑपरेशन में लेके जाते हैं ताकि वो यूज़र अपने एनवायरनमेंट में उसे ऑपरेट करे, और उसके बाद जो जो इश्यूज हैं हम उन्हें मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। कोई बग्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई चैलेंज आ जाते हैं, उनको फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सबको सॉल्व करते हैं। और इसके बाद है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन बेसिकली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है वो उसकी ज़रूरत नहीं रही, जब एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं रहती उसे हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम कोई और सॉफ्टवेयर इसी जगह रिप्लेस में लेके आएंगे। जैसे इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एंड्रॉयड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जेली बीन्स हो गया, इस टाइप के जो थे, जिंजर बैड वगैरह हो गया, वो ऑब्सलीट हो गए, नए आना शुरू हो गए। या ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे विंडोज़ के, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 95 थी, 98 थी, 2000 थी, एक्सपी थी, ये सारी डिस्पोज होती गई और हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, और जो एंड्रॉयड का है वो 11th वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं रही अब मार्केट, उस सॉफ्टवेयर को हम डिस्पोज कर देते हैं। अगर हम अपग्रेड कर सकते हैं तो हम अपग्रेड कर लेते हैं, जब उसकी अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होती तो हम उसे डिस्पोज कर देते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। सर, हम जो कोडिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम सिक्योर रखते हैं या क्लाइंट को उसको भी दे देते हैं, मतलब उसके साथ भी उसकी? देखिए, सिक्योरिटी इज एन अनदर कंसर्न कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी वो है कि थर्ड पार्टीज उसको चेंज ना कर सकें, उसमें इन्वॉल्व ना हो सकें, कोई और इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर सकें, ठीक है।
और जी। जो यूजर के साथ आप शेयर करते हैं कोड, वो आपका जो बेसिकली होता है सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड हम उसे कहते हैं। वो आपने अगर यूजर से प्रॉमिस किया हुआ है कि आप उसे सोर्स कोड देंगे ताकि कोई और उसे चेंज कर सके, आपको फर्दर आपसे सर्विसेज नहीं लेनी उसने, तो वो सोर्स कोड को चेंज कर सकता है, जैसे वो आप उसे सोर्स कोड शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट हमें मिलता है, वो सर हम उसको एक वेबसाइट डेवलप करके देते हैं। सपोज जी कर जी। लें कोई भी वेबसाइट डेवलप करके दिया है हमने हाँ उनको, जी हाँ जी हाँ जी और हाँ। या सर किसी फ्रेंड के साथ हम वर्क करें, उसके अंडर वर्क करें, उसकी टीम है हमारी, हम वेबसाइट डेवलप करें, लेकिन सर वो 6 महीने हमसे काम लेके, हमसे ब्लॉगिंग करवा के, आर्टिकल लिखवा के, और सर फिर हमें कह देता है कि आप इस प्रोजेक्ट में नहीं हो, आपने बहुत सी यानी कि अच्छी प्रोजेक्ट यानी कि अच्छे टास्क मुझे परफॉर्म करके नहीं दिए, इन टाइम टास्क परफॉर्म करके नहीं दिए, काफी लेट हुआ आपकी वजह से प्रोजेक्ट, तो आप हमारे प्रोजेक्ट से आउट हो जाओ। तो सर अगर हम किसी टीम में काम करें, वो हमें आउट कर देता है, तो सर हम उस वेबसाइट में कोई ऐसा बैकअप फाइल लगा सकते हैं या कुछ समथिंग ऐसा कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट को खुद एक्सेस कर लें? और या सर किसी हम क्लाइंट को वेबसाइट सेल कर देते हैं, तो वो हमें पेमेंट नहीं करता और वेबसाइट की होस्टिंग चेंज कर लेता है, या एनीथिंग एल्स जो भी होता है सर, तो सर ये उस आपके केस में ना, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, उसमें आपके लीगल एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपने लीगल एग्रीमेंट किस टाइप के किए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपने कैसे हैंडल करनी है। ये लीगल एग्रीमेंट्स जो आपने किए होते हैं उसके मुताबिक होता है। बेसिकली आप जब भी कोई ऐसा काम करें तो आप थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं, जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं फाइवर वगैरह पे, तो वो थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो आपके काम को सारे को सिक्योर कर रही होती हैं, दोनों क्लाइंट्स को, आपको भी सिक्योर कर रही होती हैं और उस क्लाइंट को भी सिक्योर कर रही होती हैं। जब ओपन आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल लोकल काम कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाएं जिसमें आप दोनों पार्टी साइन करें, जिसमें आपके एक दो लोग जो होते हैं जो उसे टेस्टिफाई करते हैं कि हम इसकी वो टेस्टिफाई करते हैं कि कोई इशू आता है तो हम इसमें जब भी कोई लीगल एक्शन होगा तो हम सपोर्ट करेंगे पार्टीज को। वो तो सर इनकेस थर्ड पार्टी होगा ना, अगर हमारे पास थर्ड पार्टी हम नहीं लेते, दोस्त है, ट्रस्टेड है, वो फिर भी हमारी वेबसाइट ले जाता है हमसे सर, तो हम वेबसाइट बिल्ड करते वक्त, कोडिंग करते वक्त, सिक्योरिटी करते वक्त उसमें कोई सर कोई सपोर्ट वगैरह या कोई बैकअप फाइल नहीं छोड़ सकते कि अगर वो हमारे साथ स्कैम करता है तो हम उस फाइल को उस वेबसाइट को रिकवर कर लें, खुद ही होस्टिंग ले लें उसकी? देखिए ये एक एथिकल डिलेमा है ना, कि वो हमने एथिकल डिलेमा में ही पढ़ा कि हम किसी की ऐसी कोई चीज़ ले लेते हैं, तो ये एक एथिकल डिलेमा हो जाता है। उसमें ये है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप कोई ऐसी कोई उसमें बग वगैरह रख सकते हैं, कोई ऐसा उसमें स्पाईवेयर टूल यूज़ कर सकते हैं कि बाद में उसके जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं, मगर उसमें इशू ये होता है अगर कोई स्पाईवेयर टूल आप यूज़ कर लेते हैं तो समटाइम ये होता है कि आपने एथिकली सारे काम कर भी लिए हैं, तो वो स्पाईवेयर टूल तो काम कर रहा होता है, बेसिकली वो आपको डाटा उसका दे रहा होता है और समटाइम उसका कोई पर्सनल डाटा आपकी तरफ आ जाता है, तो एथिकली ये ठीक नहीं है। वैसे नॉर्मली लोग करते हैं ये काम, स्पाईवेयर टूल्स, एडवेयर टूल्स नॉर्मली लगा देते हैं लोगों की वेबसाइट्स में। चलें, थैंक यू सर। राइट सर। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का भी नहीं है? अच्छा ठीक है, आप अपने रोल नंबर, वैसे ये मेरे पास आ गए, इसकी ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस आपकी हो जाएगी और ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेगुलर अपना जो लेक्चर है उसमें मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।